बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11वीं क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने अपना टेक्स्ट जो है वो सारा डिट आउट कर लिया है, कंप्लीट कर लिए तमाम अपने टॉपिक्स को। आज हम आएंगे जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने तैयार करने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे यहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। आज हमने इनको समझना है, इनको सॉल्व करना है और इनका हैंड रिटन सोल्यूशन नोट्स की फॉर्म में आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। आप वहीं से आंसर्स को लर्न कर सकते हो, वहीं से आप आंसर्स अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर सकते हो। वही आंसर्स आप तैयार करो और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, उसको समझेंगे कि क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है। और जो हम लोगों ने टेक्स्ट अपना पहले पढ़ा है, साथ तमाम टॉपिक्स को 1 बाय 1 कंप्लीट किया है, उनको यूज करते हुए ये क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व आउट कैसे होंगे। स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को फौरन उस चैनल के ग्रुप पे मिल सके। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन 1.1 यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स का आपका चैप्टर है। पहला सवाल है आपके पास, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना occurring in the nature which could serve as reasonable time standards। क्या कह रहा है कि आपने कुछ ऐसे फिनोमिनाज बताने हैं जो नेचर में हमारे पास अकर होते हैं और सर्व करते हैं एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। सो इसका आंसर आप लिखेंगे जी मेरे साथ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.1 का आंसर है रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। सबसे पहला फिनोमिना जो नेचर में अकर हो रहा है वो है रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये चीज याद रखिएगा कि मून की रोटेशन है जी अराउंड द अर्थ और अर्थ की रोटेशन है अराउंड द सन। थर्ड आपके पास एग्जांपल होगी मूवमेंट ऑफ शेडो। जो हमारा शेडो होता है हमारे साथ साथ मूव कर रहा होता है तो वो हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिना होता है। पल्स रेट्स हमारी यानी कि हार्ट बीट्स हम लोग काउंट करते हैं, वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है। और फिफ्थ एग्जांपल है वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये भी हमारे पास जी इसी क्वेश्चन के एग्जांपल है। तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.1। आगे आ जाते हैं जी 1.2। क्या कह रहा है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। कह रहे हैं कि आपने ड्रॉबैक देने हैं किस चीज का कि आप एज अ टाइम स्टैंडर्ड जो है वो पीरियड ऑफ अ पेंडुलम यूज करते हैं, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा। आपने क्या लिखा, आपने सबसे पहले फॉर्मूला बताना है कि आपकी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। आपको यहाँ से फॉर्मूला से पता चलेगा टी प्रोपोर्शन है अंडर रूट एल के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर अंडर रूट जी। अब इसका आंसर देखें, रीजन देखेंगे कि ड्यूरिंग द समर और विंटर द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम में इंक्रीज और डिक्रीज कैन अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आपको पता है समर्स में कोई स्ट्रिंग है या कोई वैसी चीजें लेंथ की जो मेजर की जा रही होती है वो हीट की वजह से ज़रा क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो सकती है। और सर्दियों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है चीज़ों के अंदर। तो इस वजह से वो कह रहा है कि पेंडुलम की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वैल्यू ऑफ द जी अंडर रूट पावर 1/2। तो इस वजह से समर्स और विंटर्स में लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग होती है वो उसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, जिस वजह से वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट कर सकता है। तो ये उसका हमारे पास क्या आ गया, ड्रॉबैक। तो ये हो गया जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, why do we find it useful to have the two units for the amount of the substance, the kilogram and the mole। amount of substance, the kilogram and the mole, इनके टू यूनिट्स क्यों हैं और हमें किस तरह से यूजफुल होते हैं। इसका आंसर देखेंगे जी। कहते हैं केजी का सबसे पहले देखें क्या कह रहा है, व्हेन वी डील विद द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम डील करते हैं, देन द यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन केजी। जब हम बहुत ज्यादा लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मैक्रो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने कौन सा यूनिट यूज करना होता है, केजी का। जबकि मोल हमारे पास कब यूज हो रहा होता है, जब व्हेन वी डील विद द नंबर ऑफ द एटम्स और माइक्रोस्कोपिक लेवल, देन द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है स्मॉल। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के दो यूनिट्स हैं और यूजफुल उसकी जो है वो एडवांटेज क्या है हमारे पास कि केजी को हम यूज करते हैं मैक्रो लेवल पे और मोल को यूज करते हैं एट द एटॉमिक लेवल, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो हमारे पास इसलिए दो यूनिट्स का होना नेसेसरी है और एडवांटेजेस है। ये हो गया आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन।
फोर्थ में देखते हैं क्या कहते हैं, थ्री स्टूडेंट्स मेड द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। तो ये क्या हो गया, लीस्ट काउंट। एंड रिकॉर्डेड एज रीडिंग्स क्या रिकॉर्ड हुई, सबसे पहले तीन स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले एक बच्चे ने रिकॉर्ड किया है 0.2145 मीटर, सेकंड स्टूडेंट ने नोट किया 0.21 मीटर, 0.14 मीटर, विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। अब बताएं कि कौन सी रीडिंग का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक होगा, और अगर ठीक है कोई रीडिंग तो वो क्यों ठीक होगी। आपने बताना है कि लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर यानी कि 0.001 मीटर की इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से जो थर्ड वाला रीडिंग है अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट, थर्ड रीडिंग जो थर्ड स्टूडेंट ने रिकॉर्ड की है वो करेक्ट है, और वो कौन सी है, 0.214 अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट। हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, तो हमारे पास वो वैल्यू जिसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी। 5 क्वेश्चन ये हो गया जी आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन। फिफ्थ की तरफ आते हैं। An odd saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding the experimental data used in the computation? तो इसके हम लोगों ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, उसका आप लिखोगे a precise measurement is the one which has less precision, जिसके अंदर कम से कम अनसर्टेनिटी होगी। उसके बाद आप बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा विच इज मोर प्रिसाइज, जो वो डाटा जो ज़्यादा प्रिसाइज है, स्ट्रॉन्ग होता है, एट द सेम पॉइंट इट इज़ लेस एक्यूरेट, वो उतना ही एक्यूरेट होता है, वीक होता है वो डाटा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा विच इज मोर एक्यूरेट स्ट्रॉन्ग एट द सेम पॉइंट इट इज़ लेस प्रिसाइज। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेट के बाद जो अगर वो डाटा ज़्यादा प्रिसाइज है तो वो लेस एक्यूरेट है, और अगर वो ज़्यादा एक्यूरेट है तो वो क्या है, लेस प्रिसाइज है, जो हम लोगों ने लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर द प्रिसिशन। तो इस चीज़ को उसने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर आपने वो लेक्चर अगर देखे हैं, आप नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप सिंपली वो वाला लेक्चर खोल सकते हो। उसमें हमने एक्यूरेसी और प्रिसिशन को डिटेल से डिस्कस किया था। तो उसमें आप लोगों को नोट्स में ही एक आपको स्टेटमेंट बताई गई थी कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर प्रिसिशन। उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे आंसर में बात की गई है कि अगर वो डाटा जो ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा प्रिसाइज डाटा होगा तो उतनी एक्यूरेसी लेवल उसका कम होगा, लेकिन अगर एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होता है तो उसका प्रिसिशन लेवल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास आपका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं सिक्स की तरफ। The period of a simple pendulum is measured by a stopwatch. What types of error are possible in that time period? तो कौन कौन से एरर पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास, दो टाइप्स ऑफ एरर पॉसिबल होंगे। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर हमारे पास कहाँ से आ जाता है, स्टॉप वॉच में से आ सकता है। और रैंडम एरर आता है। रैंडम एरर कहाँ से आता है, द टाइमिंग टू स्टार्ट एंड स्टॉप द वॉच किस तरह से आ सकता है, जब हम लोगों ने स्टॉप करना है या स्टार्ट करनी है स्टॉप वॉच को, तो वो रैंडम एरर वहाँ से कर हो सकता है। और सिस्टमैटिक एरर किस में से आ सकता है, स्टॉप वॉच के अंदर हो सकता है। उसका जीरो एरर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर होगा। तो यहाँ पे Z.E जो लिखा हुआ है इट मीन्स जीरो एरर के ऊपर बात कर रहा है। तो सिस्टम में एरर कौन सा हो सकता है, जीरो एरर। रैंडम एरर हमारे पास कौन सा हो सकता है, टाइमिंग टू स्टार्ट एंड स्टॉप द वॉच। तो अगर हम लोगों ने बाद में स्टार्ट किया या लेट स्टार्ट लेट किया या स्टॉप पहले कर दिया तो वो एरर जो होगा वो रैंडम एरर हो सकता है। ये हो गया जी सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन। सेवंथ की बात करते हैं। डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। तो क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में कोई बात करता है, वो कह रहा है हम लोगों ने क्या कहना है जी, नो डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, 1 to 9 तक की वैल्यूज होगी, सिग्मा, पाई, अल्फा, बीटा, गामा, रेशियो, एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, साइन, tan, cos एंड द लॉन्ग फंक्शंस। तो इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोगों ने जो एग्जांपल सॉल्व की थी तो t इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या निकाला था, जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, तो देखा कि हमने कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन कंक्लूड नहीं की जा सकती। आगे आपके पास क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, आपने उनकी क्या लिखनी है जी, डायमेंशंस लिखनी है। प्रेशर का क्या यूनिट होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, P इक्वल्स टू F ओवर A। फोर्स की हमारे पास डायमेंशन होती है, यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट से लगानी है, यहाँ पे नोट्स में नहीं लगी हुई है। ML T-2 आपके पास क्या आ गई जी, प्रेशर की सॉरी फोर्स की डायमेंशन आ जाती है। और नीचे आपके पास एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई दोनों डायमेंशन। तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन क्या बन जाएगी, L देखिए स्क्वायर में +2 है, ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, -2 + 1 कितना होगा हमारे पास -1। तो ML -1 T-2 आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाती है ML -1
T-2 आपके पास आ जाएगी प्रेशर की डायमेंशन। आगे मिस प्रिंटिंग है, इस वजह से यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे राइट तब भी कर दिया है ML-1 और T-2 आपके पास आ जाती है आपकी प्रेशर की डायमेंशन, फोर्स पर यूनिट एरिया के थ्रू आपने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। आगे आ जाती है जी डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम होती है। डेंसिटी मास का यूनिट क्या होता है, m। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने अप्लाई करनी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे नोट्स में। और नीचे आके पास वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, L होता है, तो क्यूब हमारे पास उसकी पावर आ जाती है, पावर फैक्टर। तो हमारे पास ऊपर शिफ्ट होंगी वैल्यूज, तो हमारे पास प्रेशर सॉरी डेंसिटी का क्या डायमेंशन निकल आएगी, ML-3। आगे आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट लैम्डा इक्वल्स टू l है। डायमेंशन 13 आपको। अब आपको कह रहा है कि आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट है डायमेंशन ले ली, ये वाला फार्मूला, यहाँ पे ये वाला फार्मूला। इसको चेक करते हैं। 1.9 शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए गिवन डाटा में आपको ये सारी आपकी आ गई जी डायमेंशंस। सबसे पहले f इक्वल्स टू v लैम्डा, ये था। f की आपके पास डायमेंशन क्या गिवन है, t-1, सिंपली पुट की, v की पुट की l-t-1 और लैम्डा की l। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे तो डायमेंशन आ गई t-1, इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या होगा, l स्क्वायर t-1। तो इट मींस कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है फॉर्मूला हमारा। आगे है f इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। यहाँ पे सिंपली आपने सब्स्टिट्यूट करनी, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो इट मींस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था क्वेश्चंस के ऊपर वो हमारे कंप्लीट हो गया। 9 के 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इस तरह से नोट्स की फॉर्म में समझते जाएंगे और सोल्यूशन भी आपको साथ साथ स्क्रीन पे जो है वो शो होता जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वारी टॉपिक जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।